जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये 5 लेक्चर एमसीक्यूज आईएफआरएस 16 डिस्कशन। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 24 से शुरू करते हैं। 25 26 अभी आप नहीं कर सकेंगे। स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? जी, शुक्रिया बताने का। एन एंटिटी एक्वायर्स a property on lease for non-cancelable period of 3 years. The lease payments are payable semi-annually in arrears. Lease payments हर 6 महीने बाद पे होनी है। What would be the impact of the transaction on lessee's current and gearing ratio? अच्छा मोहतरम, करंट एंड गियरिंग रेशो, ये करंट रेशो क्या होती है? करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। और गियरिंग रेशो शायद आपको याद हो क्या होती है? डेट ओवर इक्विटी। एक और भी इसका फॉर्मूला था, लेकिन फिलहाल मैं ये फॉर्मूला रख रहा हूं, डेट ओवर इक्विटी। अच्छा, अब सवाल पता है क्या है? सवाल उसका ये है, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन ऑन लेसिस करंट एंड गियरिंग रेशोज। लेसी की करंट और गियरिंग रेशो के ऊपर इसका जो है वो क्या इम्पैक्ट होगा? डेट से मुराद लाइबिलिटीज है ना। तो व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन लेसीज करंट एंड गियरिंग रेशो अपॉन कमेंसमेंट ऑफ लीज, अपॉन कमेंसमेंट ऑफ लीज। अच्छा जी, लीज शुरू होने के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? अच्छा भाई, एंट्री क्या बनेगी मोहतरम? एंट्री क्या बनेगी मोहतरम? एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी आरओयू डेबिट और लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। अब जब ये एंट्री बनेगी आरओयू डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, तो लीज लाइबिलिटी कमेंसमेंट पे ये एंट्री होगी। कमेंसमेंट पे पूछ रहा है, तो लीज लाइबिलिटी का करंट पोर्शन भी होगा और लीज लाइबिलिटी का नॉन करंट पोर्शन भी होगा। जब लीज लाइबिलिटी का करंट और नॉन करंट पोर्शन दोनों होगा, तो करंट लाइबिलिटीज में जब लीज लाइबिलिटी जाएगी तो करंट लाइबिलिटीज बढ़ेंगी। जब करंट लाइबिलिटीज बढ़ेंगी तो करंट लाइबिलिटीज बढ़ने की वजह से करंट रेशो, न्यूमरेटर कम नहीं हो रहा, नीचे वाला डिनोमिनेटर कम वो बढ़ रहा है। सॉरी, न्यूमरेटर बढ़ नहीं रहा, डिनोमिनेटर नीचे वाला बढ़ रहा है। तो जब नीचे वाला बढ़ेगा तो ये रेशो बढ़ेगी या कम होगी? जल्दी बताएं। कम होगी। वेल डन। तो पहली तो बात होगी, डिक्रीज होगी ये वाली रेशो, करंट रेशो। अगला, एसेट के ऊपर, एसेट का तो इम्पैक्ट कहीं पड़ना नहीं, क्योंकि जो हमारी रेशोज है उसमें सिर्फ करंट एसेट आ रहा है, नॉन करंट आ नहीं रहा। पीछे रह गया लीज लाइबिलिटी का नॉन करंट पोर्शन। लीज लाइबिलिटी का नॉन करंट पोर्शन जब बढ़ेगा तो डेट बढ़ेगा, डेट बढ़ेगा तो ऊपर वाली चीज बढ़ रही है, इसलिए गियरिंग रेशो बढ़ेगी। अगर ऊपर वाली चीज बढ़ रही हो तो ये रेशो बढ़ती है, अगर नीचे वाली चीज बढ़ रही हो तो रेशो कम होती है। इसी तरह है। अब इसकी बुनियाद पर इंक्रीज इन करंट रेशो एंड डिक्रीज इन गियरिंग रेशो। अब आप हजरात अगला एमसीक्यू निकालें। इसके लिए कैलकुलेटर आपके पास मौजूद होना जरूरी है। Zamir Ansari is a car dealer. Cars are sold both on cash and finance lease basis. He has been selling cars at the following terms: fair value, annual rental, market rate, lease term. अच्छा, कार डीलर है तो रेट यूज होगा हायर ऑफ इम्प्लिसिट और मार्केट रेट। लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है तो 24 का करेक्ट ऑप्शन रिपीट क्यों करना है? मैंने तो टिक कर दिया है। बी था, सी था, कौन सा था? बी था, सॉरी। सही किया आपने, मादरत याद करा दिया। और किसी ने बोला नहीं था, हो सकता है बोला हो, मैंने चैट में देखा ना हो। उसमें डिस्कशन तो सही हुई थी ना हमारी, डिस्कशन सही हुई थी, वो ऑप्शन जो भी टिक हो गई। अच्छा, व्हाट वुड बी द इफेक्ट? अच्छा हाँ, जमीर अंसारी इज अ कार डीलर। जमीर अंसारी एक कार डीलर है और कार्स कैश पे भी बेचता है, लीज पे भी बेचता है।
तो यहां से पता चल गया कि डीलर लेसर है। ही हैज बीन सेलिंग कार्स एट फॉलोइंग टर्म्स: फेयर वैल्यू, एनुअल रेंटल, मार्केट रेट, लीज टर्म। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन सेल? इसकी सेल पर क्या असर पड़ेगा और इंटरेस्ट पर अगर सालाना किराया बढ़ा दिया जाए 1.8 मिलियन से और बाकी चीजों को सेम रखा जाए, तो इसकी सेल पर क्या फर्क पड़ेगा और इसकी करंट लाइबिलिटीज पे क्या फर्क पड़ेगा? सॉरी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि अगर ये डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर का सवाल है तो इस सवाल में कॉस्ट क्या है? कॉस्ट अवेलेबल नहीं है। अच्छा, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू आ रही है मोहतरम 5000। माइक ऑफ नहीं ऑन हो गया हुआ है, काफी देर का ऑन हो गया हुआ है। अच्छा जी, इसके बाद जी आई होगा यूट्यूब पर अपलोड। अच्छा, जी आई इज एलपी प्लस यूजीआरवी। यूजीआरवी नहीं है तो जी आई एलपी को ले लें। एलपी है 1646.1 या 0.2 कर दें। 0.2 कर देते हैं, 1646.2। 1646.2। जरा रेंटल बताएं कितने चाह रहे हैं? जवाब बताएं यार, क्या आ रहा है? ओहो, तो लोगों पास कैलकुलेटर नहीं है, अब मुझे अरेंज करना पड़ेगा। फिर वेट करना पड़ेगा आपको, मैं कैलकुलेटर लेके आता हूँ। अच्छा है, चलिए शुक्र है। 6584.8। अच्छा जी, एन आई 1646.2 इंटू 1 - 1.12 था ना? 1.12 रेज टू पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.12। क्या जवाब आया? 5000। चलिए, अब अनअर्न्ड इंटरेस्ट। अच्छा यार, ये पीवी ऑफ एलपी ही सवाल में है, पीवी ऑफ यूजीआरवी कोई नहीं है, ठीक है? तो ये जो आपको पता है ना, एनआई बराबर होती है पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी। तो ये पीवी ऑफ एलपी भी है, एनआई भी है, क्योंकि पीवी ऑफ यूजीआरवी सवाल में नहीं है। ओके, क्लियर? ये क्या 1584.8? अच्छा, अनअर्न्ड इंटरेस्ट, ओके। 1584.8। अच्छा, आप मुझे बताएं कि इसमें से मेरी सेल क्या है? सवाल ने दो चीजें पूछी है ना, सेल और इंटरेस्ट इनकम पे क्या फर्क पड़ेगा? सेल क्या है और इंटरेस्ट इनकम क्या है? सेल तो होगी ये जो ग्रीन वाले दो हैं इनमें से लोअर। ये एनआई को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, लेकिन पीवी ऑफ यूजीआर भी नहीं है, तो ये भी पीवी ऑफ एलपी है। तो इन दोनों में से लोअर 5000 ही आ गया और अनअर्न्ड इंटरेस्ट 1584 आ गया। अब वो कहते हैं अगर रेंटल बदलेंगे तो क्या जवाब होगा? रेंटल बदलेंगे तो क्या जवाब होगा? तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं? क्या बदलने हैं? रेंटल बदलने हैं, बदल देंगे। ऑल अदर चीजों को सेम रखना है? हाँ, सेम रखना है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बदलेगी? हाँ बदलेगी। क्यों बदलेगी? क्योंकि सवाल कह रहा है रेंटल को बढ़ा दो 1.8 से और बाकी चीजों को सेम रख के बताओ क्या फर्क पड़ता है सेल पर और इंटरेस्ट पर। जल्दी से रेंटल बढ़ा दें, और रेंटल बढ़ाने का टाइम आ चुका है। 1800 को 4 से ज़रब दें, जवाब आ गया 7200। इसके बाद हम एनआई निकालेंगे। एनआई निकालेंगे जब, तो एन आई निकलेगी 1800 इंटू 1 - 1.12 रेज टू पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.12 इज इक्वल टू 5467। अच्छा जी, ये हमारी एनआई निकल आई। अनअर्न्ड इंटरेस्ट, जीआई एनआई का डिफरेंस
1732। अच्छा, अब सेल तो मेरे भाई इन ग्रीन वालों में से लोअर पे ही रिकॉर्ड होगी ना, फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी दोनों में से लोअर पे रिकॉर्ड होगी, और अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम ये हो जाएगी। आप बताएं, सेल तो इन दोनों में से लोअर 5,000 पे रिकॉर्ड हुई, इन दोनों में से लोअर 5,000 पे रिकॉर्ड हुई। बताएं सेल पे कोई फर्क पड़ा? सेल पे कोई फर्क पड़ा? नो, वेल डन। दूसरा सवाल मेरा, इंटरेस्ट इनकम पर कोई फर्क पड़ा? हाँ फर्क पड़ा। क्या पड़ा? इंटरेस्ट इनकम बढ़ गई। तो अब जवाब देख लेते हैं जी क्या होगा। नो चेंज इन सेल एंड इंक्रीज इन इंटरेस्ट इनकम। ओके, चलें जी। भाई ये इस वक्त वीडियोस ऑफ कराना किसी की, मेरा तो फोकस ही नहीं बिल्कुल, मैं तो किसी एक की भी वीडियो नहीं देख रहा, मैं तो अपने काम से काम रखा हुआ है। अच्छा जी, वुड लीजिंग लिमिटेड हैज लीज सर्टेन इक्विपमेंट ऑन यकम जुलाई 2018। सर सोल्यूशन देखना है? चलें ले लें, स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी करना है। ये मेरे ख्याल से बहुत लंबी क्लास चली जाएगी इस तरह। कोई ऐसी चीज हो तो अपने एमसीक्यू पर टिक कर लें कि इसका सोल्यूशन मैं यूट्यूब की वीडियो पे दोबारा देख लूंगा। वैसे तो देखने की भी जरूरत नहीं है, आसान आसान सी चीजें थी, कोई ऐसी होती तो आप लोग कर लेते। चलें आगे। कोई एक दो सवाल है जिनमें मैं खुद कहूंगा। अच्छा, अब ये सवाल है, इसमें कोई जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं करना हमने। वुड लीजिंग लिमिटेड हैज लीज सर्टेन इक्विपमेंट ऑन यकम जुलाई। इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। फेयर वैल्यू, डाउन पेमेंट, चार कराए, GRV, useful life of equipment is implicit rate is 16%. What amount of net investment in the lease will be presented in non-current assets as at 30 जून 2019? नेट इन्वेस्टमेंट कौन शो करता है अपनी बैलेंस शीट में? नेट इन्वेस्टमेंट का लफ्ज कौन यूज करता है? नेट इन्वेस्टमेंट का लफ्ज कौन यूज करता है? लेसर। व्हाट अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट विल बी प्रेजेंटेड इन नॉन करंट एसेट? मैंने एक दिन क्लास में बताया था नेट इन्वेस्टमेंट किसके लिए लफ्ज यूज होता है। नेट इन्वेस्टमेंट किसके लिए लफ्ज यूज होता है? एक्सेलेंट, लीज रिसीवेबल के लिए। वेल डन। नेट इन्वेस्टमेंट लफ्ज यूज होता है लीज रिसीवेबल के लिए। और समय यार आसान सा सवाल है, व्हाट अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज विल बी प्रेजेंटेड, यानी लीज रिसीवेबल कितना नजर आएगा? बैलेंस शीट लिख लें, बैलेंस शीट के अंदर लीज रिसीवेबल कितना नजर आएगा एट 30/19? सिर्फ नॉन करंट पोर्शन या करंट पोर्शन? जी बिल्कुल नॉन करंट पोर्शन, नहीं बोथ नहीं पूछे हुए, बोथ तो नहीं पूछे हुए। हाउ इट बी बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट कितने में नजर आएंगे, ये पूछे हुए। ठीक है जी, ये करने की जरूरत है या आगे चलें? हाँ जी शुक्रिया। अब इसको आप टिक कर लें, इसको होमवर्क लिख लें या जो मर्जी लिख लें, इसको कर लीजिएगा खुद। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूडेड इनिशियल कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज? अच्छा जी, ये देखें, वो कह रहे क्या चीज जो है वो इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी के अंदर जो है वो आएगी या नहीं आएगी? जरा सोच के बताएं क्या सवाल पूछ रहे हैं। आएगी या नहीं आएगी? वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूड इनिशियल कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज, इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी। भाई इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी तो हमने देखा था पेज नंबर 37 पे, वो तो आएगी इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी। आगे चलें, अगला सवाल है उसका, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिस्मेंटलिंग, ये भी आएगी। पेमेंट मेड टू लेसर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ लीज, ये भी मैंने आपको बताया था कि लेसर को जो पेमेंट मेड हो रही है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ लीज वो भी आएगी। इसके बाद उसका सवाल है कि क्या
ग्रॉस रेंटल्स आएंगे पेबल अंडर द लीज एग्रीमेंट। तो मोहतरम उस बात का जवाब ये है कि हाँ ग्रॉस रेंटल आते तो हैं, लेकिन ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज में नहीं आते, क्योंकि आपको पता है कि राइट ऑफ यूज की जो कॉस्ट निकलती है वो निकलती है पीवी ऑफ एलपी जमा आईडीसी जमा इंस्टॉलेशन जमा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दी इंस्टॉलेशन। तो इसमें एलपी या जीआई टाइप तो चीजें नहीं आती ना, इसमें तो पीवी ऑफ एलपी टाइप चीजें आती हैं, ना कि एलपी टाइप चीजें आती हैं। ओके क्लियर। चलें जी आगे। आगे देखें भाई क्या लिखा हुआ है। ये तो पास्ट पेपर का सवाल है, गावा वाला। पता नहीं क्वेश्चन 6 है, कौन सा है पास्ट पेपर का, देख लीजिएगा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम टू बी रिकॉर्डेड इन पी एंड एल। ये क्लास में किया हुआ है हमने। बीजे प्रोडक्ट्स डील्स इन लार्ज ऑफिस मशीन्स। क्वेश्चन 12 तो नहीं है पास्ट पेपर का भाई ये, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, बीजे प्रोजेक्ट डील्स इन लार्ज ऑफिस मशीन्स। डीजे प्रोजेक्ट लार्ज ऑफिस मशीन्स में डील करता है, ये मशीन्स लीज पे देता है, यानी डील भी करते हैं मशीन्स पे, ऑन लीज भी देता है। तो फिर ये कौन सा सवाल हो गया, डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर वाला सवाल हो गया। बल्कि इसको डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर ना बोला करें, डीलर लेसर बोल दें, मैन्युफैक्चरर तो नहीं है, डीलर लेसर वाला सवाल हो गया। वन सच मशीन वॉज लीज टू अ कस्टमर, इट्स पर्टिकुलर फॉलोज। खरीदी है हमने 1.5 लाख की, फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, यूजफुल लाइफ इसकी 8 साल है, लीज पीरियड 6 साल है, लीज पे आगे किसी को दे दिया 6 साल के लिए, यूजीआर भी 10 साल है, रेंटल ये है। तो जीए निकलेगी एलपी, एलपी कितनी है 36500 इंटू 6 प्लस यूजीआरवी, यूजीआरवी हो जाएगी 10,000। कितना आ गया 36,500 6। 290, 2290, 2190, और 10,000 उसी तरह आ गया। ग्रैंड टोटल 229। अब अगला सवाल है कि एनआई निकालनी है हमने। लेसर के सवाल में लेसी कस्टमर होता है, तो लेसी का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट तो लेसी के सवाल में यूज होता है, लेकिन वो भी तब यूज होता है जब इसको ये ना पता हो कि लीज जो है वो इम्प्लिसिट रेट कौन सा है। तो बहरहाल इन एनी केस लेसर के सवाल के लिए लेसी का रेट तो इरेलीवेंट है, इम्प्लिसिट रेट हमें चाहिए और मार्केट रेट विच एवर इज लोअर, लेकिन वो नहीं अवेलेबल, तो फिर ठीक है इम्प्लिसिट रेट ही हम मजबूरी में यूज कर लेते हैं। जी बताएं। 33500 इंटू 1 - 1.08 रेज टू पावर -6 डिवाइडेड बाय 0.08 जमा 10,000 इंटू 1.08 रेज टू पावर -6। एडवांस का है, अच्छा चलें ठीक है, सॉरी। तो इसको फिर 5 कर दें, -5, और 36500 जमा 36500। तो इसका ग्रैंड टोटल ही कर लीजिएगा, ब्लैक और रेड को अलग अलग टोटल क्या करना, हमने कौन सा जो है वो फॉर्मूला बनाना है, वो सिर्फ एनआई की फिगर पूछ रहा है। तो 182 182 864 डिफरेंट आ रही है लोगों की, पता नहीं क्यों। 188 534 किसी की आ रही है, किसी की 188 536 आ रही है, किसी की 545 आ रही है, किसी की 535 आ रही है। बहरहाल आसान था सवाल, 17 18 हमने किया हुआ है। 16, Alpha Limited leases an asset with an estimated useful life of 6 years for an initial period of 5 years, 5 साल के लिए
Alpha Limited leases an asset with an estimated useful life of 6 years for an initial period of 5 years and an optional secondary period of 2 years, और एक ऑप्शनल सेकेंडरी पीरियड है 2 years का, ड्यूरिंग विच ना होने के बराबर किराया दिया जाएगा. PV of initial lease payments is 870. What will be the carrying amount of asset in balance sheet at the end of second year? किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, जरा बताएं. व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट से क्या मुराद है? व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट? जी वेल डन. आरओयू की कॉस्ट पूछ रहे हैं, बल्कि कॉस्ट भी नहीं, आरओयू की बुक वैल्यू पूछ रहा है बैलेंस शीट के अंदर एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर के एंड पर. तो आरओयू की बुक वैल्यू के लिए हमें कॉस्ट चाहिए होगी पहले. अच्छा, कॉस्ट तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल लीज पीरियड कितना है? इनिशियल 6 साल तो इसकी, 6 साल तो यूजफुल लाइफ है ना. 6 साल जो इसकी यूजफुल लाइफ है, तो लीज टर्म जो है मुझे देखनी पड़ेगी कितनी है. लीज टर्म 5 साल जमा 2 साल में कर दूंगा, 7 साल ही ले लूंगा, क्योंकि ऑप्शनल सेकेंडरी पीरियड है, इसमें नॉमिनल किराया लिया जाएगा. तो मेरे भाई, जब नॉमिनल किराया लिया जाएगा तो नॉमिनल किराया का मतलब होता है 0 रुपए, 1 रुपए या 2 रुपए, बिल्कुल ना होने के बराबर किराया लिया जाएगा. आमतौर पे तो वैसे आजकल आईकेएफ सवालों में लिख रहा है कि इट इज रीजनेबली सर्टन कि वो एक्सरसाइज करेगा, लेकिन इसमें नॉमिनल होने की वजह से हम ये समझ सकते हैं कि यार किराया कोई नहीं होना इसका सेकेंडरी पीरियड का. अच्छा, ओनरशिप कहीं नहीं लिखा हुआ ट्रांसफर होनी है, तो शॉर्टर 6 आ जाएगा, तो 6 के ऊपर डेप्रिशिएट करेंगे. और अल्लाह का शुक्र है वो ये राइट ऑफ यूज की कॉस्ट ही है, क्योंकि सवाल में उसने लिखा हुआ है पीवी. और आपको पता है इनिशियल एंट्री हम आरओयू डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट, तो लीज लायबिलिटी पीवी पे रिकॉर्ड होती है, तो एसेट भी पीवी पे रिकॉर्ड हो जाता है. Cost minus accumulated depreciation. So the cost is 870. Accumulated depreciation is 870 divided by 6 into 2 is equal to, नहीं, 1 साल की डेप्रिसिएशन क्यों निकाल ली है? उसने सवाल में पूछा मैं कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर ऑफ लीज. तो जवाब क्या आ रहा है? 580. पता नहीं, मुझे नहीं पता यार, 580 या 290 है, हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा है. मेरे बस निकल बैठो. 580 ये जो मैंने किया, बस इस पे करेंगे 870 डिवाइड बाय 6 into 2. पक्का. ठीक है. अच्छा जी. ये गैलेक्सी तो पास्ट पेपर का सवाल है. किसी को याद है लफ्ज गैलेक्सी? याद है तो भाई लिखते हैं. तो पास्ट पेपर का सवाल है. क्वेश्चन 4 है, 5 है. अच्छा जी. एमसीक्यू नंबर 14. फहीम लिमिटेड लीज आउट इट्स बिल्डिंग ऑन यकम जनवरी 2011. फहीम लिमिटेड लीज आउट इट्स बिल्डिंग ऑन यकम जनवरी 2011 अंडर एन ऑपरेटिंग लीज. उसने एक बिल्डिंग ऑपरेटिंग लीज पे दे दी है. द कैरिंग वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज 239 एंड इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज 25 years विद नो रेजिडुअल वैल्यू. तो जी, यूट्यूब पर अपलोड होके लेक्चर 30 का पार्ट भी बच्चों को अवेलेबल भी हो गया, लिंक भी शेयर हो गया हुआ है. लिंक शेयर हो गया तो यस कर दें आप लोग जरा. जी. नो तो एक दो ने लिखा है, यस का मतलब है ज्यादा लोगों ने लिखा है, तो लिंक शेयर हो गया. नो. भाई यूट्यूब पे पड़ा हुआ है. अच्छा. 148623. आप मेल के ग्रुप में हैं, फीमेल के ग्रुप में हैं? अच्छा जी, वो निकालते हैं. खान भाई वीडियो ऑफ कर दें अपनी, और आराम से बैठ के लेक्चर लेना है भाई. चलें 184
48263 ने बताया नहीं, तो फिर अब मैं कैसे बता सकता हूँ कि कौन से ग्रुप में है और उसमें लिंक शेयर हुआ है नहीं हुआ। कोई मेल स्टूडेंट बता दे सिर्फ कि लिंक शेयर हो गया है। ईमेल वाले में नहीं शेयर हुआ। अच्छा मादरत, ये तो फिर आप लोगों को अ, पहले ही बता देना चाहिए था। इस तरह से यूट्यूब पे देख तो लिया होगा लोगों ने। असल में कल शाम को नहीं हो सका था, सुबह हुआ था, लेकिन किसी ने याद भी नहीं कराया। एक स्टूडेंट ने रात को 1 बजे याद कराया था। अपलोड हो गया, लिंक नहीं शेयर हुआ। अच्छा वो मैं भी तो वो ढूंढ रहा था। भाई ये फीमेल वाले में लेक्चर यूट्यूब पार्ट बी का लिंक नहीं शेयर हुआ, वो देखें जरा। ये जो सुबह मैंने किया था, आपसे किसी ने फिर पूछा भी नहीं? नहीं सर। पूछना तो चाहिए था ना यार, अभी मेरे से पूछ रहे हैं वैसे। चलें करें इसको शेयर अब। भाई अब मैं क्या, मुझे चलो ठीक है, अगर कभी ऐसा हो जाए ना लिंक शेयर हो, तो खुद पे तो इतने मासूम ना बना करें ना, रोला रोला डाल दिया करें ताकि फौरन शेयर हो जाए। रोला मतलब प्यार से रोला डालना होता है, यानी कह दिया, एक दो रिमाइंडर भेज दिया कि लिंक नहीं शेयर हुआ। अच्छा। अच्छा यार ये ना सवाल है मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का। सॉरी मादरत, मैं रेंज किसी और तरफ निकल गया। ये ऑपरेटिंग लीज का सवाल है, सिंपल फाइनेंस ऑपरेटिंग लीज का सवाल है लेसर का। तो कैरिंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 209,000, कैरिंग वैल्यू बिल्डिंग की 209,000 है। तो यार ये खरीदी तो नहीं है, लेकिन चले मैं कैरिंग अमाउंट यानी इसकी 239,000 है समझ ले। ये इस तरह की कोई फिगर है, आगे चलें। एंड इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 25 साल। एफ एल ऑल्सो इनकट 11,000 एज आईडीसी। आईडीसी कहाँ जाती है ऑपरेटिंग लीज में? किसी को याद हो ऑपरेटिंग लीज में आईडीसी कहाँ जाती है? ऑपरेटिंग लीज में आईडीसी जो है, पहली जनरल एंट्री में अलग से आ जाती है। ऐसे पहली जनरल एंट्री के अलावा अलग से आ जाती है, वो आर ओ यू में जाती है। खुदा का खौफ करें, लेसर का सवाल सॉल्व हो रहा है, आर ओ यू कहाँ से आ गया? ये लेसर की ऑपरेटिंग लीज चल रही है। अगर बात समझ आ गई है तो मादरत का एम लिख के भेज दें। वो सेलिंग एक्सपेंसेस में जाता है। लो जी, ये बस सारे पहुंची हुई सरकार बैठे हुए हैं। अब मैं क्या करूं इन लोगों के साथ कि ये क्या हो रहा है यार, हद हो गई। सेलिंग एक्सपेंसेस में चला जाता है। वो आईडीसी की एक डायग्राम भी शेयर की थी कि आईडीसी जो है वो कौन सी वाली कहाँ जानी है। फिर भी जो है वो इतनी सुस्ती और इतनी जो है वो अब नॉन सीरियसनेस, अब क्या किया जाए आप लोगों के साथ। चलिए खैर है, मुझे क्या, मेरा पेपर तो नहीं है, पेपर तो आप लोगों के जो पढ़ रहे हैं वो फिर पढ़ रहे हैं। ऐसी टाइम जाया कराने का शौक है। डीलर लेसर में सेलिंग एक्सपेंसेस में जाती है ये तो। उसमें भी फाइनेंस लीज में। भाई ये जो आईडीसी के ऑल सिनेरियोज थे, खुदा के लिए ये करने थे, इसके पेज नंबर नए वाले आपको अपडेट करवा दिए थे। ये वाले सिनेरियो करने थे। तो मैं ये पूछ रहा था कि लेसर अगर सिंपल है और ऑपरेटिंग लीज है, तो बस पीपी डेबिट कैश क्रेडिट एंट्री होगी। अब अजीब अजीब जवाब आ रहे हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस में जाएगी, कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ। सिंपल लेसर में आरओयू में मैं जा रहा हूँ यार, ये मैं मीटिंग खत्म कर रहा हूँ। सिंपल लेसर में आरओयू में, लेसर में कौन सा आरओयू होता है? लेसी में आरओयू होता है। अच्छा जी, आगे चलें। चलें वापस आ जाएं जी, अब रिलैक्स हो जाएं जरा सारे, कोई नहीं स्लिप ऑफ टंग या कुछ कुछ भी हो जाता है। 148169। अच्छा, लेसी लिखे, ठीक है ठीक है, अब चलें आगे। तो एफ एल ऑल्सो इनके 11,000 इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। तो अच्छा, इसीलिए ना मेरा पास का थोड़ा तजर्बा है ये, इसलिए जब मैं ये एमसीक्यू कराता हूँ ना, मैं ये पेज खोल लेता हूँ, क्योंकि ताकि किसी को कंफ्यूजन ही ना रहे। तो एसेट खरीदा तो नहीं, लेकिन एसेट बुक्स में इतने का पड़ा हुआ है, और फिर हमने आईडीसी की एंट्री कर दी। आगे चलें जी। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट 16,000 was पेड बाय लेसी एज इनिशियल डिपॉजिट। लो, ऑपरेटिंग लीज के सवाल में भी डाउन पेमेंट आ गई। और फर्दर 10,000 का किराया है एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 2 years, 2 सालों के लिए 10,000 का किराया। एंड 32,000 शेल बी पेड फॉर फॉलोइंग 2 years। तो बेटा लीज कितने साल की है, जरा ढूंढ के बताएं।
लीज कितने साल की है? एक्सेलेंट, लीज 4 साल की। लीज 4 साल की है तो पहले दो किराए कितने के हैं? 2 इयर्स किराया कितने का है? 10,000 का। फिर 2 इयर्स किराया कितने का है? 32,000 का। और एक डाउन पेमेंट भी है। तो अगर मैं लीज को जरा प्लॉट करूं तो वो इस तरह बनेगी कि 1 जनवरी 2000, अल्लाह आपके साथ वाले का भला करे। तो बैठा हुआ है साथ वाला या अकेले बैठे हुए हैं? 1 जनवरी 11, 31/12/11 अकेले अलोन। 31, डर तो नहीं लग रहा? 31/12/12, 31/12/13 और 31/12/14। 11,000। 11,000 तो वो है ना? 16, 16, 10, 10, सही है ना? 16, 10, 10 और 32 टोटल। माशाल्लाह। 184,619। जी। टोटल क्या मतलब? टोटल टोटल तो नहीं लिखना था? TOTAL। टोटल 1 लाख आ गया। 1 लाख को डिवाइड कर दें, जल्दी बताएं किस पे, अगर स्ट्रेट लाइन पे रेंटल इनकम निकालनी है तो 4 से। तो जवाब कितना आ गया? 25। अच्छा जी, अब आया कमाया की एंट्रीज करनी है। एक तो डाउन पेमेंट है ना, 1 जनवरी 11 को। तो 1 जनवरी 11 को आया 16। एक और भी एंट्री होगी 1 जनवरी 11 को। अच्छा चलें, नीट नीट करके एंट्रीज कर देते हैं। 1 जनवरी 11 को IDC की एंट्री, PP डेबिट और कैश। हद हो गई है। पेन को क्या हो गया? PP डेबिट, कैश क्रेडिट। 11,000 IDC की एंट्री। 1 जनवरी 11 आया कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट। 10,000 कितना डाउन पेमेंट। और फिर 31/12/11 एक और दफा आया। आया आया कि लुट मची हुई है? ये मेरे ख्याल से 16,000 था। डाउन पेमेंट कितनी थी? अच्छा, ये 16 थी और वो 10 था। ओके। ये 16 था और ये 10 था। और कमाया रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट 25। वो जो भी इनकम निकाली थी स्ट्रेट लाइन बेस पे। और एक एंट्री थी डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन में पता है क्या करेंगे? जो एसेट की बीवी है इसको यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करेंगे। एसेट की बीवी को यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करेंगे और IDC को लीज टर्म पे डिवाइड करेंगे। याद आ गया? यार ये नीचे लिखा भी हुआ है ना, जिसको याद नहीं आ रहा। 239 को कितने साल है यूजफुल लाइफ? पता नहीं, सवाल खोल देख लें जरा। 25 years है यूजफुल लाइफ। और लीज टर्म 11 डिवाइडेड बाई, ये वाला 11 ना, 11/4 टोटल है 26.29 है 12.31। ये आए थे, ये स्यापे नहीं बोलते। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। करे कोई, अब तीसरा बंदा बताए अब इन दोनों में से कौन सही है? 12.31। डिप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट। अच्छा जी, अब सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। सवाल के, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लीज इनकम शुड बी रिकॉर्डेड इन P&L? इसमें कौन सी इनकम रिकॉर्ड हो गई यार? लीज इनकम से मुराद इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम? इसमें कौन सी इनकम रिकॉर्ड होगी? इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम? ऑपरेटिंग लीज है ना, तो रेंटल इनकम बेटा। तो इससे कोई P&L पूछा होता ना, अगर कोई P&L C&L टाइप पूछा होता, हाँ, तो फिर हम कहते हैं कि रेंटल इनकम नेट ऑफ डेप्रिसिएशन P&L में जाएगी। लेकिन अभी तो मेरे ख्याल से बस रेंटल इनकम ही सीधी P&L में चली जाएगी बस। ठीक है, तो 25 की रेंटल इनकम को डाल देते हैं P&L में। ये नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आपको शो हो रहे हैं? ये किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले। MCQ नंबर कौन से? चलिए मैं देख लेता हूँ खुद ही।
नहीं, रहने दें आप, अब रहने दें। नहीं, 143 नहीं, 1400 नहीं, आप 132 नहीं, नहीं नहीं, आप नहीं, सॉरी, 132 नहीं, सॉरी। MCQ नंबर 40। सब स्क्रीनशॉट किसी ने लेना तो। सर रिजल्ट है कल, नींद आ जाएगी आज? नहीं, ये क्या बात हुई, तो जल्दी नींद आ जानी चाहिए। अ कंपनी लीजेस अ कंप्यूटर सर्वर, सुकून की। बहुत अच्छी। अ कंपनी लीजेस अ कंप्यूटर सर्वर विद द लीगल टाइटल ऑफ एसेट पासिंग आफ्टर 4 years। कंप्यूटर का लीगल टाइटल हमें 4 साल बाद ट्रांसफर हो जाना है। लीगल टाइटल से क्या मुराद होगा? यानी ओनरशिप नहीं, लीगल लाइफ तो मुराद नहीं होगा ना प्लीज, ओनरशिप हमें ट्रांसफर हो जानी है। द कंपनी यूजुअली डेप्रिशिएट्स कंप्यूटर ओवर 6 years। आमतौर पे वैसे कंप्यूटर 6 सालों में डेप्रिशिएट करती है। um, अब जरा सोच के बताएं, ओवर व्हाट पीरियड कंप्यूटर एंड मशीन शुड बी डेप्रिशिएटेड। असल में पहले कंप्यूटर की बात कर लें, पहले कंप्यूटर की वो बात करें, फिर नीचे जाके मशीन की। यार एक चीज है जो आपको 4 साल बाद ट्रांसफर हो जानी है। लीगल टाइटल, अ कंपनी लीजेस अ कंप्यूटर विद लीगल टाइटल ऑफ एसेट पासिंग आफ्टर 4 years। यानी लीज 4 साल की है, 4 साल के बाद आपको लीगल टाइटल ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है। आमतौर पे कंपनी 6 साल पे डेप्रिशिएट करती है, यानी यूजफुल लाइफ इसकी 6 साल है। अब ऑब्वियसली मेरे भाई 6 साल लेंगे, क्योंकि जब लीगल ओनरशिप आपको ट्रांसफर हो जानी है तो लीज टर्म और यूजफुल लाइफ इसे शॉर्टर नहीं देखा जाता, बल्कि ऐसी सूरत में तो वो देखा जाता है, अल्लाह आपका भला करे, यूजफुल लाइफ देखी जाती है। तो इसलिए ये तो 6 साल के ऊपर हो गया। और मशीन 14 साल के लिए लीज पे ली है, लेकिन लीगल टाइटल इसका पास ऑन नहीं होना। आमतौर पे इसे 20 साल कंपनी इस्तेमाल करती हैं। अब अगर लीगल लीगल टाइटल नहीं ट्रांसफर होना तो 20 और वो उसमें से शॉर्टर लेंगे, तो शॉर्टर क्या आया? 14। तो 6 और 14 वाली ऑप्शन कौन सी है? सी। जलाल लीजिंग लिमिटेड गेव अ प्लांट अंडर फाइनेंस लीज ऑन 1 जनवरी 2011 टू कस्टमर। तो हम लेसर हैं और हमने फाइनेंस लीज पे दे दी है एक प्लांट किसी को। तो हम लेसर हैं और फाइनेंस लीज पे दे दिया है। द लीज टर्म इज 4 year, द फेयर वैल्यू इज 11,000। वैसे इसने फेयर वैल्यू दे दी है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये दे। फेयर वैल्यू की एंट्री मैंने कहा था ना कीजिएगा। वैसे सिंपल लेसर ने बाजार से खरीदा ही होगा, डेट ऑफ परचेज मुझे नहीं पता, फिर भी आपके समझने के लिए एंट्री कर रहा हूँ। एंड जेएल इनकम आईडीसी ऑफ 420। फाइनेंस लीज में आईडीसी के साथ क्या करते हैं, इससे पहले कि आप कोई बोंगी मारें तो हम इधर जाके बोंगा मार लेते हैं। यहाँ जाके देख लेते हैं, फाइनेंस लीज में पहले एसेट खरीदा जाता है बाजार से, और फिर आईडीसी को इस एंट्री में एडजस्ट किया जाता है। तो ये एंट्री जरा जहन में लाएं। लीज रिसीवेबल डेबिट, पीपी क्रेडिट फेयर वैल्यू से, इधर एनआई आ जाएगा और इधर आईडीसी आ जाएगी। द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट इज 11,000 एंड जेएल इनकम आईडीसी ऑफ 11,000। सॉरी, फेयर वैल्यू एसेट की कहाँ दी हुई है? फेयर वैल्यू 11,000 एंड इनकम आईडीसी ऑफ 420। द इंटरेस्ट रेट छुपा इन द लीज 15%। रेंटल ऑफ 4,000 रिसीवेबल ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। कितने साल तक? 4 साल तक। चलें जी, जीआई से शुरू करें। अच्छा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनआई टू बी प्रेजेंटेड अंडर नॉन करंट एसेट एट 31 दिसंबर 12। चलिए एनआई शुरू वाली तो बताएं। जीआई और एनआई से सवाल शुरू करेंगे। मैं जनरल इंटरेस्ट नहीं लिख रहा, ये जीआई यानी कि वर्किंग कर रहा हूँ। चलिए छोड़े पड़े, जीआई क्या करनी है, बस सीधे आज एनआई से खेलते हैं। हमने कौन सा नोट बनाना है, क्या नॉन इंटरेस्ट चाहिए। तो भाईजान आईडीसी बार बार जनरल एंट्रीज में जाती है, आईडीसी का कुछ नहीं करना वर्किंग वन में। तो हम सिर्फ ये करेंगे 4,000
1 माइनस 1.15 रेज टू पावर -4। देख लें एरियर है, फिर किसी ने बताना एडवांस का तो सवाल था। एरियर है, ऑन 31 दिसंबर लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 0.15। बस ठीक है, क्या जवाब है? 11420। अब आगे तो कोई मसला नहीं है। 11420 इधर आ जाएगा और 11,000 इधर आ जाएगा। ये जरा इंट्रीज कर लें यहाँ तक, फिर मैंने आगे डिस्कशन करनी है। सर, नहीं नहीं, इस सवाल का जवाब तो मैंने नहीं दिया। ये बैलेंसिंग कोई चीज तो नहीं निकालनी, इस तरह तो नहीं करना पेपर में। आप लोगों ने ये वर्किंग करें। नहीं सर, किस चीज पे बोला है? जवाब तो ये नहीं आया, जवाब तो अभी हम निकालेंगे, ऑप्शन ABCD बोला गया। फिर वो भाई पेन गुम हो गया है। मुझे हो गया है। अच्छा, आगे भाग गया। अच्छा भाई, अल्लाह का भला करे। अब उसमें मांगा क्या हुआ है? अब ये सारी एंट्रीज इरेलीवेंट थी। असल में हमने NI शुरू वाली निकाल लेनी थी, और शुरू वाली NI को निकाल के हमने अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना था। और अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाकर हमने जो है वो 31 दिसंबर 12, यानी दूसरे साल के एंड की जो बैलेंस शीट थी, उसमें बताना था कि कितना लीज रिसीवेबल करंट एसेट में आएगा। ठीक है, जिसने भी बना लिया डेट इज नॉट, इसको भी होमवर्क में वो अपने आगे चलाना है, आगे तो कुछ भी नहीं है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये कि इसमें IDC आपने इग्नोर करनी थी, फेयर वैल्यू भी एसेट की इग्नोर करनी थी। द रीजन इज के फेयर वैल्यू तो पहली एंट्री में आ जाती है, वो भी वर्किंग मार्ट होकर नहीं जाती, IDC भी बार बार जनरल एंट्रीज में आती है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आर देयर रिलेटिंग टू लेसर? कौन सी दो रिक्वायरमेंट्स लेसर के लिए हैं? सेलिंग प्रॉफिट और लॉस, इनकम फ्रॉम सब लीज। भाई लीज पे लेके सब लीज पे तो लेस ही देता है ना, लेसर तो नहीं देता। सेलिंग प्रॉफिट लेसर निकालता है, रिकॉन्सिलिएशन भी लेसर बनाता है। शॉर्ट टर्म लीज तो लेसर की होती ही नहीं। तो ये जो डिस्क्लोजर्स है ना, इनके वहां भी ये बातें लिखी हुई थी। नूर लिमिटेड लीजेज अ कार फॉर ऑफिस यूज, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट्स इतना है। शुगर है, पीवी खुद ही निकाल के दे दिए। द टर्म्स ऑफ लीज रिक्वायर 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, व्हाट वुड द अमाउंट लीज लायबिलिटी? ये तो हो जाएगा ना यार, इसमें तो कोई मसला नहीं ना, सिंपल ऐसी का सवाल है। अच्छा, IFRS 16 permits certain assets to be exempt from recognition treatment for right of use। बताइए जी, कौन सा सही है? MCQ 9। IFRS 16 permit certain assets to be exempt for recording as right of use, right of use के तौर पे रिकॉर्ड ना करें। Which of the following leases of assets leased to an entity, leased to an entity, leased to an entity means हम लेसी हैं, would not be exempt? कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते, यानी सिंपल अप्रोच उस पर यूज नहीं कर सकते? व्हीकल विद कॉस्ट ऑफ 9 लाख फॉर 9 मंथ्स। किस पे सिंपल अप्रोच यूज नहीं करनी? इस पे तो सिंपल अप्रोच यूज कर सकते हैं। टेलीफोन, क्योंकि ये 9 मंथ्स है ना। टेलीफोन, ये तो लो वैल्यू है, तो इस पे भी सिंपल अप्रोच यूज कर सकते हैं। हमने देखना सिंपल किस पे नहीं कर सकते। आगे 24 महीने को इग्नोर करें। व्हीकल विद ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 9 लाख, व्हीकल तो लो वैल्यू नहीं है। करंट मार्केट वैल्यू नहीं देखनी, वैल्यू देखनी है व्हेन इट इज न्यू। यही तो धोखा था, करंट मार्केट वैल्यू होता है, ऐसा नहीं देखनी। ना ये लो वैल्यू एसेट है, और ना ये शॉर्ट टर्म लीज है। ना ये लो वैल्यू एसेट है, ना ये शॉर्ट टर्म लीज है। इसको टिक करेंगे। फर्नीचर है, 30,000 का लीज की है 24 महीने के लिए, ये तो वेरी लो वैल्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी इंक्लूडेड विद इन द राइट ऑफ कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन को राइट ROU में डालेंगे, एस्टिमेटेड को डिसमेंटलिंग को भी डालेंगे, पेमेंट मेड टू डाउन पेमेंट वगैरह और बाकी पेमेंट्स भी डालेंगे। हाँ, टोटल रेंटल नहीं डालेंगे,
बल्कि टोटल रेंटल्स की, however their पीवी विल गो, दे विल नॉट गो। आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ कि पीवी जाएगी। On Yukon अक्टूबर 13 मुल्तान लिमिटेड एक्वायर्ड एन आइटम अंडर अ 5 ईयर लीज एग्रीमेंट। द एग्रीमेंट का इम्प्लिसिट रेट ये है, एनुअल रेंटल ये है, प्रेजेंट वैल्यू ये है, व्हाट वुड बी द करंट लायबिलिटी। मजाक शुगल प्रोग्राम होमवर्क। ओके। अच्छा, ये तो सवाल भाई नहीं हो सकता, ये भी आई एस सेट के बाद होगा। आई एस सेट वैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसमें, लेकिन ये फिर कभी देख लेंगे। पांचवा एमसीक्यू। On Jacob April, we entered into a 5 year lease. इसको ऐसे क्वेश्चन मार्क। On Jacob April, Pink Limited entered into a 5 year lease agreement for a machine with an estimated life of 7 years. क्या जवाब है जी? Which of the following would require machine to be depreciated over 7 years? इनमें से कौन सी ऐसी बेस है जो एक मजबूत बुनियाद बन सकती है कि हम 7 years पे इसको डेप्रिशिएट कर दें? हमारे पास ऑप्शन है लीज को मार्केट रेट पे एक्सटेंड करने की। हम पागल हैं? मार्केट रेट पे कौन एक्सटेंड करता है? 5 ईयर है, 2 साल एक्सटेंड हो सकती है, मार्केट रेट पे तो नहीं हम एक्सटेंड करेंगे, इसलिए फिर 5 साल ही शायद रखें। तो अब 7 साल को इग्नोर करें। आगे, ईएल हैज ऑप्शन टू परचेज द एसेट एट मार्केट वैल्यू एट एंड ऑफ लीज। हम पागल है? 5 साल के एंड पे मार्केट वैल्यू पे खरीदें लेसर से, फिर बाजार से ही खरीद लेंगे फिर हम। तो बजाहिर अभी लीज 5 साल की लग रही है इन दोनों सिनेरियोज में। ओनरशिप विल ट्रांसफर एट द एंड ऑफ लीज पीरियड। अच्छा, ओनरशिप हमें मिल जानी है मुफ्त में ही, जाहिर बात है। तो ये एक ऐसी वजह है कि आप 7 साल के ऊपर ले जाएं इसको डेप्रिसिएशन। हमारी पॉलिसी खरीदे हुए एसेट की भी 7 साल है। नहीं, खरीदे हुए एसेट की पॉलिसी नहीं देखी जाती, वो तो ये देखा जाता है कि हमने लीज वाला एसेट कैसे रखा हुआ है और रेंटल्स की क्या स्टेटस है। तो हमारे खरीदे हुए एसेट के लिए पॉलिसी 7 साल है, इसलिए लीज वाली पॉलिसी 7 साल है। ये तो ऐसी बिल्कुल बोंगी सी बात है। ऑन जकम जनवरी 2013, रीटा लिमिटेड acquires a new machine with an estimated useful life of 6 years. An initial payment of 1376000 will be payable immediately. इनिशियल पेमेंट अभी पे करनी पड़ेगी, एंड 5 further annual payments of 2 million will be due, और 5 पेमेंट्स और ड्यू होंगी कमेंसिंग ऑन जकम जनवरी 13। और तेरी खैर, यानी डाउन पेमेंट भी है और किराया भी एडवांस में है। द इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द लीज है। द पीवी एक्सक्लूडिंग द इनिशियल डाउन पेमेंट इज 8624। इनिशियल पेमेंट जो है उसने सवाल में अलग से दी हुई है, देखे। इनिशियल पेमेंट में पहला एडवांस कराया ना समझिएगा, क्योंकि उसने इसके साथ इनिशियल पेमेंट का लफ्ज लिखा हुआ है। अच्छा, अब क्या करेंगे मेरे भाई? अब मेरे ख्याल से ना हम पीवी एक्सक्लूडिंग डाउन पेमेंट नहीं लेते, हमारी तो आदत है पीवी इंक्लूडिंग डाउन पेमेंट लें। तो मेरे ख्याल से ये वाली पीवी यूज ना करें, इसमें डाउन पेमेंट डाल लें 1376। पीवी उसने खुद निकाल के दे दिया ना, आप लोग भी इसे निकाल सकते हैं, इंशाल्लाह वही आएगी। 8% रेट उसने दिया हुआ है। तो 8624 प्लस 1376, 10,000। ये समझ आ गया पीवी कैसे निकली है बच्चों? असल में उसने लिखा हुआ था ना कि पीवी में मैंने डाउन पेमेंट नहीं डाली, तो पीवी में डाउन पेमेंट डाल के देख लें, उसको डिस्काउंट तो करना नहीं होता। अब अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाइएगा। आगे तो कुछ भी नहीं है यार, इंटरेस्ट उसमें कितना आना है ये पूछा हुआ है। मुझे नहीं पता ऑप्शन ए सही है, बी सही है या सी सही है। मैं तो वैसे आपको ऑप्शंस दिखा रहा हूँ। उसमें इंटरेस्ट कितना आना है, नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी आनी है, और करंट लाइबिलिटीज में इंटरेस्ट पेबल डाल के, क्योंकि एडवांस का सवाल है ना, तो करंट लाइबिलिटीज में करंट पोर्शन ऑफ लीज लाइबिलिटी भी आएगा और इंटरेस्ट पेबल भी आएगा। इसलिए उसने ऑप्शंस में डाल दिया कि करंट लाइबिलिटीज में लीज का करंट पोर्शन भी दिखाना, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट का मतलब है कुछ और भी इसमें होगा। समझ आ गया ऑप्शंस की? आगे तो जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ऑप्शंस आपको ऐसे ही हलवा लगेंगे। इसके बता दें, IFRS 16 permits certain assets to be exempt. Which of the following assets of an entity would be permitted to be exempt? किनको exempt करना है? अब करना है पूछा हुआ है। A used motor vehicle, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 15 लाख है, करंट वैल्यू नहीं देखनी होती, लीज फॉर 24 मंथ्स, इसको तो ना लेके जाएं आप। अ न्यू मोटर व्हीकल विद अ कॉस्ट ऑफ 15 लाख लीज फॉर, ये तो मोटर व्हीकल है, इसको तो ना लेके जाएं आप, एग्जाम्प्ट ना करें। अगली भी मोटर व्हीकल है और 24 महीने के लिए है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कस्टमर्स को आगे रेंटल पे देनी है। सवाल ये है कि हमने मोटर व्हीकल जब ली है लीज के ऊपर, तो हम इसको जो है वो एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते कि इसको रेंट एक्सपेंस में डाल दें। हाँ, ये जो 12 महीने वाली लीज है इसको जरूर डाल दें, इसमें कोई मसला नहीं। क्योंकि इधर मोटर व्हीकल के साथ 24 महीने था, इधर भी 24 महीने था, इधर भी 24 महीने था मोटर व्हीकल के साथ। Zeta Limited entered into a 5-year lease commencing on the present value of the lease payment, the interest rate in for accessible. During the year, any entity entered into 2 lease transactions. On Jacob October, the entity made a payment of 9 lakh, being the first of 5 annual payments under lease agreement. The lease is an implicit rate of 10%, and the schedule बना के होंगे, जारी बात है। The lease has implicit rate of 10% present value of इतने। The entity made a payment of 187 for 1 year lease of an item of equipment. अच्छा यार, ड्यूरिंग द ईयर, अच्छा सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें। What amount in the total would be charged to P&L for the year ended 30 September in respect of the above transaction? An entity entered into a 2 lease transactions. 2 लीज के ट्रांजेक्शन्स की हैं, नंबर 1, नंबर 2, और हमारा ईयर एंड 30 सितंबर 14 है। तो नंबर 1 तो आसान है, इसमें आप कर लेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। नंबर 2 देखें। On Jacob January 14 एंटिटी मेड अ पेमेंट ऑफ 180 फॉर 1 year लीज ऑफ एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट। सिर्फ 1 साल की लीज है और जेकब जनवरी 14 को पे हो गई है। तो ये कौन सी लीज बनेगी, सोच के बताएं। शॉर्ट टर्म लीज। अगर शॉर्ट टर्म लीज है तो इसको, इसका तो इंटरेस्ट और डिप्सिशन निकलेगा ना, वो P&L में जाएगा। वो आसान और लंबा काम है, वो आप कर लेंगे। शॉर्ट टर्म लीज, शॉर्ट टर्म लीज के अंदर जो है 1,80,000 की एंट्री बताएं मुझे, जकम जनवरी 14 को क्या होगी 1,80,000 की। माशाल्लाह, ये 30 बच्चे सही सुई से एंड तक शामिल है। बताएं भाई, गया खर्च हुआ, याद है गया खर्च हुआ? तो ये तो गया है ना, ऐसे तो ना करें एक्सपेंस, खुदा का खौफ करें। गया खर्च हुआ है ना, ROU लो जी, कर लो गल। ROU में मेरे भाई ये वाली ऊपर वाली जानी है, क्योंकि ये लो वैल्यू भी नहीं है। जिसका 9 लाख कराया है, प्लांट है, प्लांट है, प्लांट लो वैल्यू नहीं होता। और साथ इसकी लीज भी 1 साल से ज्यादा है। कितने साल लीज है यार? 5 साल। तो इसलिए पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही क्या क्या हो रहा है। मैं एंट्रीज पूछ रहा हूँ, आप लोग इन चक्रों में पड़े हुए हैं। गया खर्च हुआ ऑन यकम जनवरी, एंटिटी मेड अ पेमेंट ऑफ 180 फॉर 1 year लीज। ये एडवांस में पेमेंट हो गई है, तो यकम जनवरी 14 को एंट्री होगी। गया और खर्च हुआ, रेंट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। ओके, 132,883 को समझ आ गई है, बाकियों को भी समझ आ गई है तो एस लिख दें। ये गया की एंट्री हो गई। 30 सितंबर 14 पे करूं या ईयर एंड पे करूं? भाई ईयर एंड लीज का जो मर्जी चल रहा हो, मेरा ईयर एंड 30 सितंबर 14 है। तो 30 सितंबर 14 को गया की एंट्री तो हो चुकी है ऑलरेडी। खर्च की एंट्री बताएं, रेंट एक्सपेंस डेबिट रेंट पेबल क्रेडिट कितने से? 1,80,000 इंटू, चलो बता ही नहीं रही है जी, इंटू 9/12, इंटू 9। माशाल्लाह के भाई, इंटू 9, इंटू 9। ये खर्चा है ना, खर्चे को, ये 12 महीने का खर्चा है, मुझे 9 महीने का खर्चा चाहिए। जवाब 1,35,000। 1,35,000 से ये एंट्री हो जाएगी, ये एंट्रीज कर लें। डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 9। ऊपर वाली लीज में इंटरेस्ट रिडक्शन निकाल लेंगे तो एन लिख दें। और इन पे तीनों को जमा कर दिया जाएगा, ऊपर वाली लीज का इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन और नीचे वाले का रेंट।
अच्छा, ये IFRS 16 के MCQs खत्म हुए, कुछ छोड़े हैं वो, कुछ अभी हमने पढ़ा नहीं हुआ उसकी वजह से है, तो उसको भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो जी इंशाल्लाह अल्लाह आपके पेपर पास करे। तो अभी ये है कि मैं रिकॉर्डिंग जो है ना ज़रा स्टॉप कर रहा हूँ, ताकि ये वाली फाइल अलग से बन जाए।